अभी बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ किताबों को फॉलो करते हैं और टेस्ट सीरीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। ये विद्यार्थी वही है जो 3-4 साल से पटना में है, 4 साल से, तो क्यों क्लास करेंगे? आप खुद से सोच के देखिए, उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, कोई बेचारा 2 नंबर से छट रहा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरिट में छटे हैं। मेरिट में छटने वाला विद्यार्थी सारा चीज कर चुका है, वो एक अधिकारी है, बट सीट की कमी की वजह से उसे नहीं लिया जा सकता। तो क्या लगता है ये विद्यार्थी कहीं जाके क्लास करेगा? जिस तरह से यूपीएससी में ऐसे राइटिंग था, अभी बीपीएससी में भी ऐसे जोड़ दिया गया है सर, क्या कुछ अलग से प्रभाव पड़ने वाला है? 68वीं बीपीएससी से चालू किया गया है सर इस। हम लोग का मेन काम क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक को कोई विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करके 5 घंटा में पढ़ेगा, उसको हम लोग 1 घंटा में कंप्लीट करा देता है, और क्या ही काम है इसी। नमस्कार दोस्तों, जितने भी बिहार के हो या पूरे देश के युवा हो, सभी का सपना होता है कि यूपीएससी क्रैक करें, बीपीएससी क्रैक करें। और जब से खान सर बीपीएससी और यूपीएससी के फी को कम कर दिए हैं, तब से अधिकतर लोग सोच रहे हैं कि बीपीएससी का तैयारी करें। क्योंकि अभी आप दरोगा का हम रिव्यू भी ले रहे थे, तो उसमें अधिकतर छात्र बीपीएससी के निकल रहे थे और उनका मानना था कि बीपीएससी कर रहे हैं इसलिए दरोगा थोड़ा आसान लग रहा है। तो लगभग सभी लोग बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ खान सर हैं, किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं सर। और सर जिस तरह से अभी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मतलब कोई सोचा तक नहीं होगा कि यूपीएससी 7500 में आएगा और 7500 में पढ़कर हम आईएएस और आईपीएस बन पाएंगे। तो सर से बातें करेंगे बीपीएससी तैयारी को लेकर, यूपीएससी तैयारी को लेकर। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह से बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर छात्रों में एक उमंग सा आया है, आपके जब से आप यूपीएससी में आए, बीपीएससी में आए, तब से छात्रों के अंदर एक बहुत जुनून सा छा गया है ऑफिसर बनने का, बीपीएससी से या यूपीएससी से। सर शुरुआत कैसे करना चाहिए? मान लीजिए फ्रेश छात्र हो, एकदम ग्रेजुएशन कर रहा हो, शुरुआत कैसे करना चाहिए? शुरुआत में अगर वो फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, अगर या एनसीईआरटी, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन बैच पढ़ लेता है, जैसे हम लोग फाउंडेशन पढ़ा देते हैं, तो उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अपने से तो एनसीईआरटी पढ़ चुका हो कोई विद्यार्थी, अगर सोचा कि हम अपने से एनसीईआरटी पढ़े तो उसका हो गया काम, भटक जाता है। तो अगर उसका बेस क्लियर है ना, तो फिर उसको डायरेक्ट, चाहे वो यूपीएससी बैच हो या बीपीएससी बैच हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ाने जाते हैं तो एक माइंडसेट से जाते हैं, ये बच्चे कमजोर हैं, अभी इन्हें एकदम नए सिरे से पढ़ाना है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तू 10 बार भी पूछेगा तो नहीं बताएगा, एकदम नीचे लेवल पे भी जाके समझाएगा आदमी। लेकिन जब हम लोग चले जाते हैं बीपीएससी वाले में पढ़ाने के लिए, तो एक अपने से माइंडसेट आता है कि दे आर स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी, तो थोड़ा सा वहां मेंटेन करना पड़ता है। और एकदम लो चले जाएंगे बीपीएससी में तो फिर सिलेबस जो है ना वो टाइम से नहीं खत्म हो पाएगा। तो अगर ठीक ठाक बेस है तो डायरेक्ट बीपीएससी, और नहीं ठीक ठाक है तो ये क्या नाम है, फाउंडेशन। और उसके बाद जितनी अपनी क्षमता है, हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि ये नहीं कि यूपीएससी में कूद जाए, क्षमता पहले जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर हर इंसान चाहता है यूपीएससी निकालने के लिए। मैट्रिक के बाद सपना हो जाता है, मैट्रिक में 40% लिया वाला सोच लेता है कि हम यूपीएससी निकालेंगे, कई ठो निकाल भी लिया है लोग। तो होता क्या है कि 1-2 ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना कि जो लाइफ में बहुत फेल्योर हुए और उसके बाद से वो सफल हो गए, तो उसी को देख के वो एग्जाम्पल बना लेता है। अरे वो कितना संघर्ष किया होगा, उतना कर पाएगा तब तो होगा। सर यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी एक साथ करना चाहिए। काफी सारे छात्र एक साथ यूपीएससी भी देते हैं, बीपीएससी भी देते हैं, तो एक साथ तैयारी करना चाहिए, अलग अलग टारगेट लेकर के करना चाहिए? देखिए स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो उसका जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है एग्जैक्ट वही सिलेबस यूपीएससी का है, तो उसे कुछ करना ही नहीं है, वो करता ही करता यूपीएससी की वही सेम आ जाता है। बस उसको एक अलग से तैयारी कर लेना यूपी स्पेशल की, क्योंकि यूपीएससी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का है, वो किसी स्टेट का तो पूछेगा नहीं। और अगर कोई झारखंड का है उसका भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एकदम इक्वल है, तो उसको भी टेंशन नहीं है वहां पे, बस अपना झारखंड देख ले, यहाँ पे स्पेस ओरिएंटेड अपना देख ले। लेकिन जब बिहार में आता है, बिहार पीसीएस के लिए, तो हल्का सा स्लाइटली चेंज है। हालांकि इसमें भी निबंध वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि उसमें इथिक्स वाला पोर्शन है यूपीएससी में, इसमें इथिक्स नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी उसमें है, इसमें नहीं है। तो मतलब इसका 40% जो है थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन वही अगेन है कि यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो इसका लेवल इजी हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, बिहार स्पेशल आ जाता है। और प्राचीन इतिहास तो कॉमन है, बिहार का इतिहास पढ़िए प्राचीन का या पूरे भारत का पढ़िए, मगध यहीं से शुरू हो रहा था। मॉडर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत का चेंजिंग आएगा और ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। सर किताबों की अगर बात करें, काफी सारे छात्र अभी ऐसे भी हैं, अधिकतर छात्र अभी ऐसे सर जो बोलते हैं, जैसे हम लोग करते हैं टॉपर्स का रिव्यू करते हैं, तो उन लोगों का मानना होता है कि हमने सर सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे थे, हमने किसी टीचर या कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लिया। सर
क्या कुछ करना चाहिए सेल्फ स्टडी वालों को? देखिए, सेल्फ स्टडी से बेहतर दुनिया का कोई चीज नहीं है। बट सेल्फ स्टडी किसके लिए? वो एक बार रास्ता देख ले। जैसे सपोज कीजिए कि किसी विद्यार्थी का सिलेबस खत्म हो गया, तो कल ही उसका तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। उसको सिलेक्शन में अब वहां से क्या है कि पीटी निकालेगा, मेंस निकालेगा, हो सकता है कि एक बार फेल हो जाए, फिर वो सेल्फ स्टडी करने लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद नहीं होता है सिलेक्शन। बहुत सारे विद्यार्थी अमूमन यही होता है, सिलेबस खत्म हो गया, 6 महीना बाद, 1 साल बाद उसका हुआ, तो उस दौरान वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। बिना सेल्फ स्टडी तो कभी होगा ही नहीं। वरना अगर कोचिंग में पढ़ाने से हो जाता, सबका सिलेक्शन हो जाता। जब कोचिंग में कोई प्रसाद बांटेगा, सबको मिल जाएगा। सर, अभी बिहार दरोगा का भी हम लोग रिव्यू कर रहे थे, तो बहुत सारे छात्र सेल्फ स्टडी, बीपीएससी टॉपर्स का भी रिव्यू किए तो बहुत सारे छात्र सेल्फ स्टडी, और कमेंट भी करते हैं छात्र कि अगर सेल्फ ही स्टडी कर रहे हो तो पटना की कोचिंग्स में इतना भीड़ क्यों है, खान सर की कोचिंग में इतना भीड़ कैसे है? देखिए, कोई भी विद्यार्थी आता है, हम लोग का मेन काम क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक को कोई विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करके 5 घंटा में पढ़ेगा, उसको हम लोग 1 घंटा में कंप्लीट करा देते हैं। और क्या ही काम है। इसीलिए तो हम सब सारे शिक्षक लोगों से भी कहते हैं कि फीस को कम से कम रखिए, इतना कम से कम रखिए कि कोई रिक्शा ठेला वाला का बच्चा भी पढ़ ले। और एक शिक्षक किस चीज का फीस लेता है? मुंह से बोलने का। तो व्यापारी मत बनिए, शिक्षक बनिए, क्योंकि बच्चे पैर छू के प्रणाम करते हैं। कम से कम उसको तो देख के माया रखिए, ताकि वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपना टाइम इधर उधर ना डिरेल कर दे। अब एक शिक्षक के पास क्या होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की, चाहे किसी भी एग्जाम के, शिक्षक के पास क्या होता है ना, एक अनुभव होता है कि हाँ, इसे छोड़ देना, इसे नहीं छोड़ना है। सेल्फ स्टडी की सबसे खराबी क्या होती है कि विद्यार्थी इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार देखा जाता है ना, जो नहीं पढ़ना है उसको एकदम ढूंढ के पढ़ रहा है। बस अगर ये पता चल जाए कि नहीं, हमको ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है, तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, काफी छात्रों का मानना है कि अभी एनसीईआरटी से ज्यादा सवाल आ रहा है एग्जाम में। हर एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सर, लेकिन एनसीईआरटी को समझना काफी मुश्किल होता है। उसके लिए अलग से कौन कौन सी किताबें? एक बात बताइए हमको, कहिया एनसीईआरटी से नहीं आता था? कोई जो बोलते हैं लोग एनसीईआरटी से आता है, ये बताइए कहाँ नहीं आता था? और अब उसके बाद कहेंगे लोग कहाँ से कहाँ था, तो 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी में, तो बचा कौन सी? बचा क्या? अगर हम यही कहें कि डिक्शनरी याद कर लो, सारा साइनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, तो फिर बचेगा कौन सी? एनसीईआरटी को छोटा मोटा एगो किताब का नाम है। एनसीईआरटी अगर एक जगह रखा जाए, एक जगह 6 से 12 तक का, तो इतना होगा। अब इतना में से भी नहीं आएगा तो कहां से आएगा? एनसीईआरटी को लिखा ही इतना बढ़िया तरीका से गया है, और पूरी पैनल्ड बैठती है एनसीईआरटी लिखने के लिए। किसी एक टीचर का एक किताब ही नहीं होता है उसमें। शुरू में देखिएगा तो कितने टीचर मिलके एक एनसीईआरटी को लिखेंगे, फिर उसको प्रॉपर उसके लिए फिगर बनेगा, कंसेप्ट बनेगा, क्वेश्चन डिजाइन होगा। तो एनसीईआरटी ऐसी किताब है कि कोई चीज उसके बाहर जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी तो बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन जब आते हैं ऐसा तो उनका बैकग्राउंड इतना खराब रहता है कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ग्रेजुएशन में कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए? ईमानदारी से अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर ले तो सच में पूछते हैं, उसको सेल्फ स्टडी एनफ हो जाता है। सवाल यह था कि ईमानदारी से करे तब तो, वो तो ग्रेजुएशन में खाली एग्जाम देने जाता है, सबको पता है। अच्छा सर, बहुत सारे छात्र जैसे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस लिखने में काफी दिक्कत होता है उनको। जैसे बहुत छात्रों को देखे होंगे कि पीटी हो गया लेकिन बार बार मेंस में छट जा रहे हैं, आंसर राइटिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं सर, उसके लिए क्या करना? उसको प्रॉपर आंसर राइटिंग करना होगा। आप यहाँ से भी बाहर देखे होंगे तो आंसर राइटिंग की पूरी कॉपी रखी गई है। यहाँ डेली विद्यार्थी को आंसर राइटिंग करा दिया जाता है। हम एकदम सीधा कहते हैं कि अगर आप डेली आंसर नहीं लिखते हैं, सपना छोड़ दीजिए कि आप मेंस निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ नॉलेज रहते हुए भी लिख नहीं पाएंगे, फिर छूट जाएगा वहां पे। तो डेली प्रैक्टिस की चीज है आंसर राइटिंग। और चाहे कोई भी विद्यार्थी अच्छा हो या खराब हो, वो जो चीज सोच रहा है उसको लिखना चालू करे। 1 महीना आंसर राइटिंग में फालतू देना पड़ता है ताकि लेखन शैली विकसित हो सके। आप न्यूज़पेपर भी देखिएगा ना, तो मुख्य रूप से जो न्यूज़पेपर इतना बड़ा पैराग्राफ का रहता है, उसे 2 लाइन में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो लेखन शैली की कला ऐसी होती है ना कि इतना बना देता है, जबकि उसको 5 से 6 लाइन के न्यूज को 50 लाइन बना देता है। उस तरह से लेखन शैली भी एक चीजें होती है। तो किस तरह से प्रस्तुत करना है, इसका रीजन क्या है, आखिर क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब कोई अधिकारी बन जाता है ना, तो उसको हमेशा कभी यहां से ट्रांसफर, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, तो वो जो भी रिपोर्ट लगाता है एक फिक्स पैरामीटर पे लगाते जाता है यहाँ पे। तो वहां हर चीज पेपर वर्क ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहां ऐसे ही लोगों को पहुंचाया जाता है कि वहां जाके दिक्कत ना हो। सर, ऑप्शनल के लिए क्या कुछ बोलिएगा? ऑप्शनल में भी छात्रों को काफी दिक्कतें होती हैं सर। देखिए, अभी बीपीएससी में अगर किसी ऑप्शनल को में विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है तो हम अब क्या बोले, उसको माथा लड़ा ले अब वो अपना, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। अब बीपीएससी में ऑप्शनल है ही नहीं है। ऑप्शनल क्या है, क्वालिफाइंग हो गया है। जो भी बेस्ट सब्जेक्ट लगता है उसको ऑप्शनल ले ले, टिक मारना है, और उसमें से भी क्वालिफाइंग है यहाँ पे। इसमें भी अगर फेल हो जा रहा है तो क्या लगता है वो बीपीएससी लायक था?
नहीं वो तो हेल गया, पीटी कभी तुक्का मार दिया या लक साथ दे दिया तो हो गया, वहां तो था ही नहीं उस लायक यहाँ पे। सर जिस तरह से यूपीएससी में ऐसे राइटिंग था, अभी बीपीएससी में भी ऐसे जोड़ दिया गया है सर, क्या कुछ अलग से प्रभाव पड़ने वाला है? 68वीं बीपीएससी से चालू किया गया है सर इस बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसमें। असल में ना बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अभी पीटी और मेंस, बीपीएससी के लिए पीटी और मेंस एक साथ तैयारी करना पड़ेगा। दो चीजों को छोड़ देना पड़ेगा, स्टैटिक्स जो पूछता है स्टैटिक्स का, क्योंकि वो शुद्ध रूप से मेंस का चीज है, और निबंध को प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन निबंध में फुली घुस जाए, जैसे पीटी दे के आए अगले दिन से निबंध पे टूट पड़े। बाकी जितना चीज है वो पीटी मेंस का कॉमन है। पहले क्या था कि हम लोग पढ़ाते थे तो पीटी तक में साइंस पढ़ाते थे, और जैसे पीटी खत्म होता था तो साइंस एंड टेक मेंस में पढ़ाते थे। इस बार क्या किया, 7-8 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का पीटी में पूछ दिया, तो सारा चीज साथ में लेके चलना है। जैसे पीटी खत्म हो तो निबंध और स्टैटिक्स और आंसर राइटिंग, बस 3 चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि पीटी के टाइम पे आंसर राइटिंग पे उतना नहीं, रेगुलर बस मेंटेन रखना है यहाँ पर। सर एक और चीज है जिसको लेकर छात्र अभी ज्यादा मतलब भाग दौड़ लगाते हैं, टेस्ट सीरीज को लेकर। सर अभी बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ किताबों को फॉलो करते हैं और टेस्ट सीरीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। ये विद्यार्थी वही है जो 3-4 साल से पटना में है, 4 साल से, तो क्यों क्लास करेंगे? आप खुद से सोच के देखिए, उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, कोई बेचारा 2 नंबर से छट रहा है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरिट में छटे हैं। मेरिट में छटने वाला विद्यार्थी सारा चीज कर चुका है, वो एक अधिकारी है, बट सीट की कमी की वजह से उसे नहीं लिया जा सकता। तो क्या लगता है ये विद्यार्थी कहीं जाके क्लास करेगा, कोर्स करेगा? नहीं, उसकी तो तैयारी है, ये तो टेस्ट सीरीज करेगा ही करेगा हमेशा। तरीका क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज लगाने का? सही तरीका क्या होना चाहिए? सिलेबस कम से कम 70% से 80% कवर हो, तभी जाके टेस्ट सीरीज काम करता है। अदरवाइज में टेस्ट सीरीज ना होपलेस कर देगा। अगर कोई विद्यार्थी आ रहा है, शुरू में 1-2 महीना हुआ ही है, उस टेस्ट सीरीज में जाकर अपने में हताहत हो जाएगा। तो कम से कम 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट रहे टेस्ट सीरीज में। एग्जाम से पहले तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है, उसको लेकर छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? कंटिन्यूटी मेंटेन रखें विद्यार्थी लोग को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, 4 पोर्शन गड़बड़ाया तो पूरा पीटी गड़बड़ा जाएगा। हालांकि सब कुछ देखना है, इकोनॉमिक्स भी देखना है, पॉलिटी भी देखना है, बट अमूमन देखा जाता है कि पॉलिटी का योगदान पीटी में, बीपीएससी में उतना नहीं है, बट मेंस में बहुत ज्यादा है। सर इस बार यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है प्री, उसका जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे, छात्र कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से काफी कम सवाल पूछा गया है, पॉलिटी का पोर्शन बढ़ा दिया गया था। सर क्या कुछ बोलिएगा यूपीएससी पर? देखिए, अब ये तो किसी आयोग पे आप नहीं कह सकते कि इससे कम क्यों पूछे, ज्यादा क्यों पूछे, लेकिन अमूमन ऐसा करता नहीं है। हिस्ट्री से एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया। कई बार विद्यार्थी लोग भी क्या करते थे ना कि एक प्रीजुडिस हो जाते थे, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। तो यूपीएससी कई बार ऐसा प्रयोग करते रहता है ताकि आप उसका किला ना भेद पाए। जो लोग हिस्ट्री के दम पे सोच रहे थे पीटी निकाल लेंगे, इस बार तो उन लोग को डुबा दिया। हालांकि अमूमन अगर देखेंगे तो यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लेते हैं लोग, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी तो कंप्लीटली एक तरह से कहिए मेंस डोमिनेटिंग हो जाता है, लेकिन पीएसआईआर जो लेता है उसका पॉलिटी का प्री में फायदा कर गया, मेंस में भी फायदा करेगा। तो ये तो होते रहता है कभी कभी। सर यूपीएससी का जब आपका ऑनलाइन बैच आया था तो पूरे देश में एक शिक्षा में एक रिवॉल्यूशन टाइप से था सर, कि क्रांति था। जब 2 लाख का फी 3 लाख लेते थे, 4 लाख लेते थे लोग, और उसको 7500 में देना, 1 लाख भी नहीं करना, 1000 में ला के 7500, बहुत मतलब मायने रखता है सर इस चीज को। और काफी लोग अप्रिशिएट भी किए आपके इस काम को। लेकिन एक चीज और है सर, आपका दिल्ली में ऑफलाइन चलता है, लेकिन पटना में ऑफलाइन यूपीएससी नहीं चलता है सर। और बिहार के लड़कों को शिकायत भी है, क्योंकि बिहार में अधिकतर लड़के बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं और यूपीएससी के लिए ऑफलाइन खोजते हैं। सर क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के छात्रों के लिए यूपीएससी में? थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग की एक आदत है कि किसी भी चीज को जब करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। तो दिल्ली से सारी सिस्टम को यहाँ ले आना, बिल्ड करना एक लंबा चैलेंज होता है। अब पैसा कमाना रहता तो फिर खोल देते, भैया आओ पढ़ो चल जाओ। हम लोग को क्या एक क्वालिटी देंगे बेस्ट, फी लेंगे एकदम मिनिमम। तो उसी चीज को करने में 1 साल लग गया कि कौन टीचर आएंगे। और ऐसा नहीं होता है कि हम कल से अनाउंस कर दे यूपीएससी, पूरे टीचर का शेड्यूल सेट होगा कि कौन टीचर यहाँ रहेंगे, फिर उनका दिल्ली में कब क्लास लगेगा, इलाहाबाद में कब क्लास लगेगा। तो शेड्यूल सेट करने में टाइम लग गया यहाँ पे। अब वो हो गया 11 जुलाई से पटना वालों लोग के लिए, पूरा बिहार वालों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से यूपीएससी वाले हों या इंग्लिश मीडियम यूपीएससी वाले हों, दोनों
मुसल्लापुर वाले सेंटर पे भी और बोरिंग रोड वाले सेंटर पे यूपीएससी 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, एकदम मिनिमम दो जगह यहाँ यूपीएससी स्टार्ट हो जाएगा बिहार में। अब तो बिहार से हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहीं से सब चीज स्टार्ट किया आदमी, तो यहाँ पे करना थोड़ा सा टाइम लगता है किसी किसी चीजें में। मिनिमम फी कितना, मतलब ऑफलाइन में तो फी का तो खैर बहुत ख्याल रखते हैं आप, लेकिन फी पर सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कितना रखते हैं? मिनिमम रखते हैं हम लोग एकदम फी में, इसमें कोई वो नहीं है, उतना मिनिमम रखते हैं कि जितना में वो मतलब रह खा जितना में वो लॉज में रहता है ना, उससे भी सस्ता फीस रहता है हम लोग का। तो ये सब चीजें हैं अपना वहाँ पे चलते रहता है। कितने जगहों पर सेंटर चल रहा है यूपीएससी का? अभी सेंटर कितने जगहों पर, देश में बहुत जगह पे आपका भी स्प्लिट कर रहा है, कितने जगहों पर सेंटर है? दिल्ली में 2 जगह है, देहरादून है, इलाहाबाद है, पटना में है और जयपुर स्टार्टिंग होने वाला है। अच्छा, मतलब 4-5 जगह हो गया है। हाँ, हो गया है यहाँ पे, बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल में, बट वहां पे ना लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। हम सोचते हैं कि टीचर लोग, हम कहते हैं कि भाई आप रीजनल भाषाओं पे पकड़ बनाइए। अब जब वो रीजनल भाषा बोलते हैं बंगाली, तो हमारे पकड़ से बाहर चला जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सर जैसा कि आप नीट में भी बैच दिए और कोटा गए, तो बोल रहे थे कि वहां के लोग पूछ रहे थे कि कब जाएंगे यहाँ से, अलग क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही आप दूसरे शहर में जाते होंगे, वहां के लोगों में या शिक्षकों में तो एक मनसा आती होगी कि अब यहाँ क्या कुछ अलग करने वाले हैं। खटकते तो बहुत होंगे सर। यही तो है, जिसको मन देखिए मतलब मुख्य मुद्दा यही रहता है कि खान साहब, अगर हम आज फीस बढ़ा देना तो सारे लोग बढ़ा देंगे और हमसे सबका बैर खत्म हो जाएगा। मेनली यही है कि कई लोग पर्सनली भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है इतना कम करने का, अरे आपका खर्चा नहीं है तो दूसरे का तो है, दूसरे का तो ध्यान रखिए। तो हम कहते हैं कि भाई आप लोग तो रख लीजिए। अब जैसे पटना नीट में है, तो पटना में नीट हो या जेईई हो, हमारे यहाँ एडमिशन ही क्लोज हो गया है यहाँ पर। तो सारे बच्चे, और किसी भी बच्चे का कभी आप रिव्यू लेके देखिएगा, कभी कोई बच्चा शिकायत नहीं करेगा। एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास, वो तो अभी मैट्रिक पास करके आए होते हैं यहाँ पे, और क्या जुनून से पढ़ रहे हैं, दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। अब लगता है कि सच में देश बदलने की कगार पे पहुंच गया है यहाँ पे। तो ये अच्छा लगता है उन लोगों के लिए, ताकि बच्चे, उन लोग बच्चे कहाँ जाते हैं, कोटा। और हमारे यहाँ जितने नीट और जेईई के हैं, वो सारे के सारे वही फैकल्टी है जो कोटा में पढ़ाते थे। 2-2.5 लाख रुपए फीस लगते थे एग्जैक्टली। कोई रहने वाला कहीं का भी हो, जाके वो कोटा में पढ़ाता था। वहीं के टीचर यहाँ पे आए हैं लोग। वो टीचर लोगों को भी हम कहें कि सर पटना जाना होगा, तो कहेंगे पटना कैसे सर रहेंगे। जब से वो टीचर यहाँ आए ना, तो उन लोग को भी बिहार से लगा हो गया। 1-2 लोग तो फुल टू बिहारी बन जाएंगे। सर जब आप कपिल शर्मा शो में गए थे, तो बोले थे कि 42 लाख लड़कों को अभी हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। अभी तो सर संख्या और ज्यादा बढ़ गया होगा। और कितना का टारगेट है सर? टारगेट देखिए, बात समझिए क्या है। शिक्षा किस लिए होनी चाहिए? शिक्षा होती है कि इंसान को बेहतर बनाने के लिए। तो कोशिश तो यही रहती है कि कम, मतलब पूरे देश के लोगों को एक स्टैंडर्ड की शिक्षा दिया जाए। देखिए, अगर हम सबको यूपीएससी की पढ़ाई करा दे, तो क्या लगता है 1000 सीट ही है, 900 800 900 यही तो एवरेज सीट आती है। तो सबको तो मिलेगा नहीं सीट वहां पे, ऑब्वियस बात है। लेकिन जो एक मेंटल लेवल में जो रीच आएगा, वो बहुत बेहतर चीज है यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जा सके यहाँ पर। बस यही उद्देश्य रहता है। अब इसमें तो जितना समेटा जाए लोग, जितना भी समेट लिया जाए यहाँ पे। और कोई ये नहीं कह सकता कि क्वालिटी में समझौता किए या फिर बिना मतलब का फीस ले लिए लोग, ये सब ये कभी कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, खान सर थे हमारे साथ, और यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, सारी चीजों पर सर बात किए हैं, हर कुछ पर चर्चा किए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, किताबों को लेकर हो, या फ्रेश लड़के किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, हर चीजों पर बात किए हैं सर। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।